गाइस, वेलकम बैक टू योर स्टडी एजुकेशन गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीबीसी बुक से क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस चैप्टर को हमने पहले के वीडियो में बोर्ड पर अच्छे से समझा दिया है और ये नोट्स है जिसका पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जिस वीडियो की भी ज़रूरत हो आप लोगों को, और अगर उस वीडियो को मैंने बना दिया है तो आप वो वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चैप्टर 1 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उसको नोट्स के साथ हमने कंप्लीट किया है, और इस चैप्टर 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो में जो हमने बोर्ड पे समझाया है उसमें हमने अमेरिका के बारे में डिटेल्स में समझा दिया है, और ये जो है बस हम लोग पॉइंट्स वाइज देखते चलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज के साथ जोड़ा जाता है। जो यूरोपीय देश थे उन्होंने आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 15वीं शताब्दी से मानते हैं, और भी मानते हैं कि जब नए समुद्री मार्गों की खोज हुई उस समय से भी वे मानते हैं। तो जो समुद्री मार्गों का खोज कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों का खोज हुआ था, और समुद्री मार्गों का खोज किसने किया था, तो यूरोपीय देशों द्वारा हुआ था, और उसी समय से आधुनिक काल का प्रारंभ भी माना जाता है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाया जा सके। जो समुद्री मार्गों की खोज के बारे में चैप्टर 1 में पूरा डिटेल्स में हमने नोट्स के साथ समझा दिया है। पहले अगर आप चैप्टर 1 को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे तो आपको चैप्टर 2 समझने में काफ़ी आसानी होगी। और जो समुद्री मार्गों का खोज का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समुद्री मार्गों की खोज का मुख्य उद्देश्य था नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना। तो विकसित क्यों करना, तो इसलिए विकसित करना ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाया जा सके। किसको, तो यूरोपीय देशों को। ठीक है, तो इसीलिए समुद्री मार्गों की वो लोग खोज करना चाहते थे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की, और जो अमेरिगो वेस्पूची थे उन्होंने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी, और इसके बारे में भी हमने डिटेल्स में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की, तो क्रिस्टोफर कोलंबस, ये नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कब किए, तो 1492 ईस्वी में। और जो बृहद भूखंड यानी कि उसके अंदर जमीन भी है, वहाँ लोग रहते भी है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी किसने दी, तो अमेरिगो वेस्पूची ने। और हमने बता दिया है कि यही अमेरिगो वेस्पूची के नाम से उस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे जो यूरोपीय देशों के क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बना लिए, और उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब जो यूरोपीय देश थे उन्होंने कहाँ पे अपने उपनिवेश बनाए थे, अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश बनाए थे। और उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से किसका वर्चस्व बढ़ गया, तो फ्रांस और इंग्लैंड, ये दोनों का वर्चस्व उत्तरी अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको अगर डिटेल्स में समझना है तो मेरे जो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड पे समझा दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि जो इंग्लैंड और जो 13 उपनिवेश थे उसके बीच संघर्ष हुआ, और इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए जो उपनिवेशवासी थे वो अग्रसर हुए, और इसी का परिणाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट में है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव।
सेकेंड है मध्यम वर्ग का उदय, थर्ड में है भौगोलिक दूरी, फोर्थ में है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, और 5 में है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, और 6 में है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, 7 में है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, और 8 में है जार्ज तृतीयों की निरंकुश नीति, और 9 में है जो तत्कालीन कारण था वो कारण था बोस्टन चाय पार्टी। अब सबसे फर्स्ट जो है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। पहले हम लोग अब धीरे धीरे ये जितने भी टॉपिक है 9 टॉपिक है, इस 9 टॉपिक को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेंगे। तो उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वायत्तता शब्द। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? तो स्वायत्तता का मतलब होता है अपनी सरकार बनाना। लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ पे उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था, यानी कि वहाँ पे अपनी सरकार बनाने की आज़ादी नहीं थी। तो अमेरिकी उपनिवेश में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। उपनिवेश जो 13 उपनिवेश थे उसमें सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के लोग थे और अंग्रेज थे, और जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इंग्लैंड की जो भी संसदीय व्यवस्था थी और जो कानून था उसको उन्होंने देखा था। और जो ये लोग क्या करते थे कि अपने उपनिवेश में उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासक क्या था? उसके खिलाफ था। लेकिन इंग्लैंड के राजा द्वारा उपनिवेशों के गवर्नर मनोनीत किए जाते थे। अब देखिए, जो इंग्लैंड के राजा थे वो यहाँ भी अपने ही मर्जी से गवर्नर को चुनते थे, और वो गवर्नर जो होता था वो इंग्लैंड सरकार जो होती थी उसी की मर्जी के हिसाब से यहाँ भी शासन करती थी। अब क्या था कि ये उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे तथा उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। यानी कि जो भी उपनिवेशवासी थे उसे इंग्लैंड के जो राजा थे वो योग्य नहीं मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो उपनिवेशवासी हैं वो अच्छे से शासन नहीं करेंगे, और हम जो यहाँ से सरकार बनाकर भेजेंगे, हम जो यहाँ से गवर्नर नियुक्त करेंगे वो वहाँ पे अच्छा शासन करेगा। लेकिन जो उपनिवेशवासी थे वो इनके खिलाफ थे, और उपनिवेशवासियों में ज़्यादातर लोग इंग्लैंड के ही लोग थे। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग का उदय। अब ये इसके बाद जो मध्यम वर्ग का उदय हो गया, और अमेरिका के जो मध्यम वर्गीय लोग थे यही बात अच्छी तरह समझते थे कि व्यापारिक प्रतिबंध को हटाए बिना अमेरिका का स्वतंत्र आर्थिक विकास संभव नहीं है। जो इंग्लैंड के लोग थे वो व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन अमेरिका के जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्हें ये एहसास हो चुका था कि अब व्यापारिक प्रतिबंध को हम नहीं हटाएंगे तो अमेरिका का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। तो मध्यम वर्ग क्या किया कि अपनी अपनी शक्ति को जुटाने लगा, और अमेरिकी समाज में जो मध्यम वर्ग था वो अपना सबसे महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। और सबसे पहले जो मध्यम वर्ग ने ही कानूनों की अवहेलना की और राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयत्नशील हो गए। तो ये एक बहुत अच्छी क्वेश्चन इससे बन सकती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कानूनों की अवहेलना की थी? तो मध्यम वर्ग ने कानूनों की अवहेलना की थी। किस लिए? तो राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के लिए मध्यम वर्ग ने कानूनों की अवहेलना की थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भौगोलिक दूरी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण में जो भौगोलिक दूरी थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था उसका। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। दोनों अटलांटिक के महासागर के 2 अलग अलग छोर पर स्थित थे। अब देखिए, ये जो है अटलांटिक महासागर हो गया जो एस आकार का है। अब यहाँ पे जो है वो इंग्लैंड है, और यहाँ पे जो 13 उपनिवेश हैं वो है। इन्हीं 13 उपनिवेश जो था ये दोनों अटलांटिक महासागर के दोनों छोर पे स्थित थे। और अब क्या है कि जब बीच में जो अटलांटिक महासागर है इसके कारण यातायात और संचार का अभाव था। जब इंग्लैंड की सरकार अगर तुरंत कोई भी एक्शन लेनी चाहेगी तो वो एक्शन लेते लेते उससे लेट हो जाएगा, क्योंकि वो उसे अटलांटिक महासागर को पार करके उसे यहाँ उपनिवेश में आना होगा।
अब ये भी एक रीजन था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार जो था अपना नियंत्रण सही तरीके से उपनिवेश पे नहीं रख पाती थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, नियंत्रण रखने में वो असमर्थ था। कौन? तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो 13 उपनिवेश पे अपना नियंत्रण रखने में असमर्थ थी। अब जो नेक्स्ट है वो है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। तो धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था मतभेद जो था, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में है। अब अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए मतभेद होता था। जो ब्रिटिश वासी थे वो एंग्लिकन मत को मानते थे। ये ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटिश वासी किस मत को मानते थे? तो एंग्लिकन मत को, और चर्च के आधिपत्य पे वे विश्वास रखते थे। और जो अमेरिकी जनता थी वो किस मत को मानती थी? तो वो प्यूरिटन मतावलंबी थी। मतावलंबी का मतलब होता है मत का अनुयायी, यानी कि जो अमेरिकी जनता थे वो प्यूरिटन मत को मानते थे, और जो ब्रिटिश वासी थे वो एंग्लिकन मत को मानता था। अब ये धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंट एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली। अब जो धार्मिक, अब वो इंग्लैंड लोग कहते थे कि तुम एंग्लिकन को मानो, प्रोटेस्टेंट को मानो, और जो अमेरिकी जनता कहता था कि नहीं हम प्यूरिटन को मानेंगे। तो जो प्यूरिटन और जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया, और इंग्लैंड छोड़ के वे कहाँ शरण लिए? तो अमेरिका में शरण लिए। और उनमें प्रारंभ से ही स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थी। जो इंग्लैंड के जो बहुत ऐसे व्यक्ति धार्मिक मत से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और वो इंग्लैंड को छोड़ के वो अमेरिका में आ गए, और अमेरिका में उन्हें और वो पहले से ही अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वे यही कारण था कि वो अमेरिका आ गए थे। लेकिन यहाँ भी क्या करते थे, जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ भी उन्हें चैन से नहीं जीने दिया। अब यही कारण था कि यहाँ भी वो सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करने लगे। यही कारण है कि अमेरिका वासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो हमारा मातृ देश जो ब्रिटेन है उससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, और जो हम यहाँ पे आज़ादी चाहते हैं, हमें स्वतंत्र रहने दीजिए, हमें शांति और चैन से हमें जीने दीजिए। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो ऐसा चाहती ही नहीं थी। वो हमेशा अपनी मर्जी चलाना चाहती थी। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित था, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखिएगा। जो ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित था वहाँ, जबकि जो अमेरिकी समाज क्या था? तो समतामूलक, यानी कि वो सबको इक्वल रखना चाहता था, और वो क्या था? प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे आधारित थी। वहाँ पे जो अमेरिका में सभी लोगों को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार था, लेकिन ब्रिटिश समाज क्या करता था? वो ऐसा नहीं करने देना चाहता था। ये सभी रीजन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए। लास्ट में क्या किया? ये सब बहुत ज़्यादा परेशान होकर इसने भी विद्रोह कर दिया। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सप्तवर्षीय युद्ध का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 1756 से 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ये ना आप लोगों को डेट याद रखना होगा, और किसके किसके बीच हुआ था वो भी आपको याद रखना होगा। इस युद्ध से पहले उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। जब ये सप्तवर्षीय युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले जो उपनिवेशवासी थे वो इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में वे असमर्थ थे। क्यों? क्योंकि जो फ्रांसीसी लोग थे वो कनाडा में आके बसे हुए थे, लेकिन कनाडा में जो फ्रांसीसी के विरुद्ध उपनिवेश लोग अकेले अपनी रक्षा करने में वो असमर्थ थे। यही कारण था कि जो उपनिवेशवासी थे इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ उसमें इंग्लैंड जीत गया और फ्रांस की हार हो गई। और जैसे ही फ्रांस की हार हुई, इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, और फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय भी समाप्त हो गया उपनिवेशवासियों का। और वो उपनिवेशवासियों की अब एक ही लक्ष्य था कि अब हम क्या करेंगे? फ्रांस के साथ मिल जाएंगे और इंग्लैंड को बेदखल कर देंगे।
बस उपनिवेशवासियों का आप यही लक्ष्य रह गया और उन्होंने वैसा ही किया। जो उपनिवेशवासी थे वो फ्रांस से मिलकर वो इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष किए थे और उन्होंने युद्ध भी किया था। तो ये सब बातें हमने यहाँ बता दी है, जो ये बात उसी का पॉइंट्स बचा हुआ था। नेक्स्ट एक नोट है, प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। तो ये जो आपका जो कोटेशन है, ये कोटेशन आपको याद रखना होगा। ये कोटेशन आपसे पूछ देगा कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया, यह बात किसने कही थी? तो प्रोफेसर पोलार्ड ने। ठीक है, इस पॉइंट्स को आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट जो है 6 नंबर, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। अब देखिए, अब जो इंग्लैंड उपनिवेश क्या करना चाहते थे, वो प्रगति करना चाहते थे, लेकिन प्रगति के विरोध में जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने आर्थिक नीति किस प्रकार की, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाई है, ये भी एक कारण है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के। तो सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए। उपनिवेशवासियों के अंदर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। जो उपनिवेशवासी थे वो उन्मुक्त व्यापार की धारणा उन लोगों के अंदर विकसित हो रही थी और जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध भी किया गया था। लेकिन उपनिवेशवासियों का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृदेश को है। लेकिन उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। इस पॉइंट को समझिएगा कि जो उपनिवेशवासियों का बुनियादी सिद्धांत क्या था, तो उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधन के दोहन का मतलब होता है शोषण करना। तो जो संसाधनों के शोषण करने का अधिकार किसको था, तो मातृदेश को मिला हुआ था, यानी कि इंग्लैंड को मिला हुआ था। लेकिन जो उपनिवेशवासी थे वो क्या चाहते थे, वो अपना उनका जो व्यापार था और जो अन्य कार्य वो करते थे उसमें इंग्लैंड जो भी हस्तक्षेप करता था उसको वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इंग्लैंड हमारे अंदर में जो भी हम व्यापार कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप न करे। अतः ये धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो गया, गुस्सा विकसित हुई, क्रोध विकसित होने लगा। जो मध्यम वर्ग था वो मध्यम वर्ग इंग्लैंड के जो भी कुलीन वर्गीय शासन था उसका वो अंत चाहता था। अब 7 नंबर में है आपत्तिजनक कर। अब देखिए, जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया कि एक टैक्स लगा दिया, आपत्तिजनक कर लगा दिया। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया है। तो सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी आर्थिक क्षति के कारण ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। इस एक्ट के अनुसार अमेरिका में अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया और उपभोक्ता वस्तुओं में क्या आता है, कागज, रोगन, चाय और शीशा। अब जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उसमें काफी अधिक क्षति हुई थी और इसी क्षतिपूर्ति हेतु जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था ग्रेनविले, उन्होंने 1765 ईस्वी में क्या पारित किया, तो स्टाम्प एक्ट पारित किया। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्टाम्प एक्ट किसने पारित किया, तो प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने। और कब पारित हुआ, तो 1765 ईस्वी में। इस एक्ट के अनुसार जो अमेरिका में जो भी अदालती कागज है या अखबार जब बनता है तो उस पे इंग्लैंड का मुहर लगाना जरूरी था, यानी कि स्टाम्प लगाना जरूरी था। और वो भी कितने शिलिंग का, तो 20 शिलिंग का। अब ये बहुत ही गंभीर समस्या थी, क्योंकि अमेरिका में जो ब्रिटेन का मुहर लगाना ये तो बहुत ही गंभीर समस्या थी। अब उसके बाद
जो उपनिवेशवासी थे उन्होंने इस कानून का बहुत ज़्यादा विरोध किया, और विरोध करने के बाद उपनिवेशवासी जो थे ब्रिटेन से जो भी वस्तुएं आती थी उसका वो लोग बहिष्कार करने लगे। और बहिष्कार करने के बाद 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता पे टैक्स लगा दिया। अब जब टैक्स लगाया तो जो उपनिवेशवासी थे इन टैक्सों का विरोध करने लगे। वो उनका कहना था कि हम ये टैक्स नहीं देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सैमुअल एडम्स ने एक नारा दिया। उन्होंने नारा क्या दिया? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ये आप लोगों को याद रखना होगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। इसका मतलब होता है कि इंग्लैंड की संसद जिसमें अमेरिकी नहीं बैठते उसे कर लगाने का अधिकार है ही नहीं। ध्यान में रखिएगा ये कोटेशन। अब नेक्स्ट एक नोट है, उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए 2 संस्थाएं स्थापित की। पहला संस्था का नाम है स्वाधीनता के पुत्र और दूसरा संस्था का नाम है स्वाधीनता की पुत्रियां। तो हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ दे कि उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए किन 2 संस्थाओं को स्थापित किया था? तो ये दोनों संस्था का नाम आप लोगों को याद में रखना है। नेक्स्ट जो 8 नंबर में है वो है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। अब लेखक एवं प्रचारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होने में। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। 1776 में टॉमस पेन ने एक लघु पत्रिका लिखे जिसका नाम था कॉमन सेंस। अब आप लोग नाम याद रखिएगा। टॉमस पेन ने लघु पत्रिका कब लिखी थी? तो 1776 ईस्वी में। और उनके लघु पत्रिका का नाम क्या था? तो कॉमन सेंस। नाम याद रखिएगा। या फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दूसरे प्रकार से भी पूछ देगा कि कॉमन सेंस लघु पत्रिका किसने लिखी थी? तो टॉमस पेन ने। ठीक है। इस पत्रिका में उन्होंने अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैलों में स्वतंत्रता की आवश्यकता पे बल दिया। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। ये सब रीजन भी था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के। नेक्स्ट एक नोट है, टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। जो टॉमस जेफरसन का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही फेमस पर्सन है और इन्होंने ही टॉमस जेफरसन ने ही स्वतंत्रता की घोषणा पत्र भी जारी किया था। कब? 1776 ईस्वी में जब अमेरिका में जब महासम्मेलन हुआ था उस समय टॉमस जेफरसन ने ही स्वाधीनता की घोषणा पत्र को जारी किया था। तो ये पहले से ही जो उपनिवेशवासी विद्रोह कर रहे थे अपने अधिकार के लिए उसका उन्होंने समर्थन किया था और उनकी स्वतंत्रता की इच्छा को उन्होंने सराहा भी था। नेक्स्ट है 9 नंबर, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। अब उस समय जॉर्ज तृतीय जो था इंग्लैंड का शासक था। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश की नीति अपनाई। निरंकुश का मतलब होता है जिस पे किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो। वैसा शासक या राजा जो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, वो अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहता है। प्रजा की मर्जी या प्रजा की सहमति वो बिल्कुल नहीं चाहता। तो उन्होंने तो निरंकुश की नीति किसने अपनाई थी? तो जॉर्ज तृतीय। यह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। ये सब भी रीजन था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है तत्कालीन कारण। ये सब तो कारण धीरे धीरे हो ही रहा था। उपनिवेशवासी के अंदर क्रोध की भावना तो जाग ही रही थी। और फिलहाल में एक तत्कालीन कारण हो गया बोस्टन चाय पार्टी का। अब उसमें क्या था? भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा प्रदान किया गया। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार किसको दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन दिया था? तो चाय कानून द्वारा।
कब दिया था? तो 1773 ईस्वी में। ये पॉइंट आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां रेड इंडियन ने चाय की सभी पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ कि 1773 ईस्वी में जो चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया, लेकिन उपनिवेशवासी क्या थे, इसका सबसे ज्यादा विरोध, इसका जबरदस्त विरोध किए थे। अब जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के जो कुछ आदिवासी नागरिक थे, यानी कि रेड इंडियन थे, वो आदिवासी नागरिकों के जैसे कपड़े पहने हुए थे और उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियों को समुद्र में फेंक दिया और इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश था वो उसके अंदर और भी विद्रोह की आग पनपने लगी। इसी घटना का एक भयंकर परिणाम निकला कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। तो सबसे पहले महादेशीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो फिलाडेल्फिया शहर में। उसमें किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार और उपनिवेशों के बीच ये हुआ था। और वो जो महादेशीय सम्मेलन हुआ, उसमें जब निर्णय हुआ, उस निर्णय में ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया गया और व्यापार के बहिष्कार का निर्णय भी किया गया, क्योंकि जो भी ब्रिटिश कानून, नियम और कानून लगाते थे, उसका उपनिवेशवासियों ने जमकर विरोध किया। नेक्स्ट है ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष 18 अप्रैल 1775 को हुआ। अब देखिए 5 सितंबर 1774 को महादेशीय सम्मेलन हुआ। उसके बाद जो ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच सबसे पहला जो संघर्ष हुआ वो 18 अप्रैल 1775 को हुआ। और कहाँ हुआ? तो लेक्सिंगटन में। ये जगह का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच सबसे प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो लेक्सिंगटन में। और कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1775 को। नेक्स्ट है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला महादेशीय सम्मेलन हुआ था 5 सितंबर 1774 को। ठीक उसके 2 साल के बाद 4 जुलाई 1776 को दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ। उसी जगह का नाम वही है, फिलाडेल्फिया शहर। यानी कि दोनों महादेशीय सम्मेलन एक ही जगह पे हुआ था, फिलाडेल्फिया शहर में। इस सम्मेलन में थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया। हमने थॉमस जेफरसन के बारे में पहले भी पढ़ा है। उन्होंने उपनिवेशवासियों के विद्रोह के अधिकार का समर्थन किया था और जो उपनिवेशवासी थे उनके अंदर स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन भी किया था। वही थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया। अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया गया। अब ये स्वतंत्रता पत्र जारी किया गया और जो उपनिवेश था, अमेरिकी उपनिवेश था, उसका सेनापति किसको बनाया गया? तो जॉर्ज वाशिंगटन को। ये नाम ध्यान में रखिएगा। पहले उनको अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति बनाया गया और बाद में ये जो थे अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति बने। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया। अब क्या था? स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी करने के बाद जो जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया है और उसी के समय से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया। और जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए पेरिस की संधि, आखिर पेरिस में संधि क्यों हुई?
क्योंकि अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी उपनिवेश का साथ फ्रांस ने भी दिया था, जो लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी इसमें भाग लिया था। यही कारण था कि पेरिस में संधि हुई थी। और वो संधि कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1783 को हुई थी। अब देखिए कि 4 जुलाई 1776 को ये स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिए और 3 फरवरी 1783 को, अब देखिए कितने सालों के बाद, पेरिस की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ और संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में बना, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। अब जो अमेरिका में 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, उसके ठीक 2 साल के बाद 1789 ईस्वी में यह लागू किया गया। अब देखिए यही कारण है कि 4 जुलाई को अमेरिका में अभी भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 4 जुलाई को ही स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन द्वारा किया गया था और पेरिस की संधि 3 फरवरी 1783 ईस्वी के द्वारा ये समाप्त हुआ। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये भी प्रश्न पूछ देगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1783 ईस्वी को। ये जो 2 डेट है 1787 और 1789, ये दोनों आप लोगों को याद रखना है कि संविधान का निर्माण हुआ 1787 में और उसके ठीक 2 साल के बाद जो अमेरिका में संविधान लागू हुआ 1789 ईस्वी में और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। यहाँ पे नोट्स है, हमने यहाँ इसको नोट्स को लिख भी दिया है। और नेक्स्ट जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम, ये जो परिणाम है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या क्या परिणाम हुआ और इंग्लैंड की असफलता का क्या क्या कारण था और वो जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता रहे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।